उत्तर प्रदेश के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी दम पर, अपनी ताकत पर एक अलग पहचान बनाई। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, यादवों के सबसे लोकप्रिय नेता थे और आप उनके खिलाफ झंडा बुलंद किए। कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, मेरे लहजे में जी हुजूर न था, सिवाय इसके मेरा कोई कसूर न था। मेरे ऊपर कई हमले हुए, मुझे सैफई में भी हमला हुआ। कई हमले हुए, मतलब 10-12 बता। वो है ना कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं नाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बहुत अच्छी बात है। पहली बार ऐसे कहीं होगा कि कोई मिनिस्टर अपनी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मेरे ख्याल से इट वाज हिस्टोरिकल इन दैट पॉइंट आल्सो कि आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ आ गए। कोई ऐसा यादव हो जो नॉर्दर्न इंडिया में कभी मुलायम सिंह के साथ नहीं रहा हो, कभी मायावती के साथ नहीं रहा हो। तो फिर राजनाथ सिंह आपको बुला के कहानी क्यों कर रहे हो ऐसा? राजनाथ सिंह को थोड़ा सा गुरूर हो गया था। तो आपको लगता है कि ये जो अमित शाह की रणनीति थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में 2014 में, उन्होंने जातियों में उन्होंने सोचा कि यादव वोट नहीं करेगा, यादवों के अलावा जो गैर यादव पिछड़ी जातियाँ थी उसको बीजेपी के पाले में लाके खड़ा कर लिया, उनको जाति की जगह हिंदू बना दिया। तो आपका कहना ये है कि आपको लग रहा है कि वो पिछड़ी जातियाँ हिंदू से फिर वो जाति में कन्वर्ट हो जाएंगी? जाति जो होती है संजय भाई, वो धर्म से बड़ी होती है। मोदी जी ने, अमित शाह ने कुछ किया हो नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने जातियों को हिंदू बना दिया। हिंदू का मतलब कहना, हिंदू तो थे ही वो, लेकिन उनको जाति से ऊपर हटा के उनको धर्म पे ले आए। जो ताकतवर कम्युनिटीज में जो ताकतवर फेसेस होते हैं, उन्हें बड़ी पार्टी उनसे थोड़ा परहेज करती है। तो बहुत मालूम। अच्छा, क्यों करती है? फेसेस क्राइसिस तैयार करती है। बिना फेसेस के ये केजरीवाल कौन से फेस थे? अन्ना हजारे माहौल बता नहीं आ गए। फेस बाद में आता है, नाराजगी पहले आती है। हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो गया था ना? हाँ, मेरा हेलीकॉप्टर थे आप समय ना, हेलीकॉप्टर राम प्रकाश गुप्ता बड़ा चर्चित किस्सा हुआ था। मैं बड़ी मुश्किल से बचा। ये इतना आसान है क्या कि जिस समय धर्म का नशा चढ़ाओ, अफीम की तरह धर्म चटा दिया गया हो आदमी को, राम मंदिर बनने जा रहा हो, कल प्रधानमंत्री का जैसे मैंने जिक्र किया, जिस तरह वो लेटे हुए थे, एक दंड स्थापित कर दिया गया, हर जगह हिंदू मुसलमान, दिन रात मीडिया का आप हाल देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया, अंबानी के चैनल दिन भर आग लगाते हैं। वो थंबनेल होती हैं, वो टैगलाइंस होती हैं जो बैठे बिठाए आपका खून बढ़ा दें और पूरा देश विभाजित करने की योजना है। इस उफनते हुए धर्म के ज्वार में जाति का खुमार चढ़ पाएगा लोगों के दिलों में? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली आया हूं और आजकल कुछ ऐसे शख्सियत से मिलना चाहता हूं मैं, जिन लोगों ने कभी कभी ऐतिहासिक काम किए हैं। और मेरी रुचि रहती है कि इतिहास के पन्ने में, राजनीति की किताबों में, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी दम पर, अपनी ताकत पर एक अलग पहचान बनाई है। आपको याद होगा राजनाथ सिंह का दौर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह, और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार प्रयोग किया पिछड़ों में अति पिछड़ा। भाजपा का ये ट्रम्प कार्ड बताया गया और मैं इसके आगे की कहानी आपको बताऊंगा कि अभी उस अति पिछड़े कार्ड का हश्र क्या हुआ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश की पूरी राजनीति अब दो बिंदुओं पे आके केंद्रित हो गई है। 2024 की लड़ाई केवल मंडल बनाम कमंडल की होने जा रही है। ये मैं अपने अनुभव से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पिछले दिनों में 6 महीनों में कई राज्य घूमा हूँ, लगातार घूम रहा हूँ, आपको वीडियो बना के भेजता रहता हूँ, आप लोग देखते रहते हैं, और मेरी कोशिश रहती है रोज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संवाद करूँ। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहेगी कि हर हालत में कमंडल को विश्व के पटल पर इतना बड़ा दिखाने की कोशिश करें जिससे जातियों के भ्रम टूट जाएं। कल आपने देखा था, पार्लियामेंट का उद्घाटन था, प्रधानमंत्री जी कुछ संत महापुरुषों के आगे जमीन पर नतमस्तक होकर लेटे हुए थे। मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, आप किसी संत की आप अभिवादन करें, उसका प्रणाम करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को जो ये फोटो था उसकी दुनिया भर में आलोचना हुई और कहा गया कि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द इसलिए रखा गया
क्योंकि यहाँ सभी धर्मों का समान भाव हो। तो लड़ाई मैं इस मुद्दे पे बताना चाह रहा था, लड़ाई जो है 2024 की मंडल बनाम कमंडल होगी। बिहार में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का दांव इसीलिए चला, और ये जातीय जनगणना का दांव ने भारतीय जनता पार्टी को पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि बीजेपी जानती है कि कमंडल का इलाज सिर्फ मंडल है। अब मैं आपको बात लेके चलता हूँ राजनाथ सिंह की, जो मैं आपको उस संदर्भ में बता रहा था। तो राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पिछड़ों में अति पिछड़ा कार्ड का दांव चल दिया, और इन्हें बताया गया कि यह राजनाथ सिंह का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। राजनाथ सिंह के मिनिस्टर में पर्यटन मिनिस्टर थे, नाम था अशोक यादव, रहने वाले शिकोहाबाद के थे। और मैं चूंकि अपनी पत्रकारिता के शुरुआती दौर में एटा, इटावा, मैनपुरी, शिकोहाबाद, बदायूं, चूंकि बदायूं मेरा घर था, तो मैं उन दोनों उस राजनीति का बड़ा अध्ययन करना चाहता था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो मुलायम सिंह यादव खास तौर से यादव और मुसलमानों में बहुत लोकप्रिय थे, दीवानगी की हद थी, लोग उनको भगवान की तरह पूछते थे। लेकिन शिकोहाबाद के अशोक यादव ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला, चुनाव लड़े, विधायक बने, और यादवों में कोई मजबूत नेता स्थापित हो, मुलायम सिंह यादव को ये बात बड़ी अखरती थी। अशोक यादव पे कई बार हमले हुए और बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। एक बार उनका हेलीकॉप्टर ही पूरा क्रैश हो गया था, राम प्रकाश गुप्ता के चीफ मिनिस्टर थे, कैसे कैसे बचे। जिस समय अति पिछड़ा कार्ड हुआ, अशोक यादव ने पहली बार विरोध किया राजनाथ सिंह का, और ये कहा कि ये ठीक नहीं है, ये पिछड़ों में गोलबंदी ठीक नहीं है, काफ़ी जातियों का हक मारा जाएगा। अब आप कल्पना करिए, कोई किसी मुख्यमंत्री के काल में उनका मिनिस्टर बगावत कर दे तो राजनीति में उसके संकेत क्या जाते हैं। और मामला यही नहीं रुका, अशोक यादव अपनी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, और मजे की बात यह है लड़ाई बहुत बढ़ गई। एक बेंच का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन किया गया, और अशोक यादव की रेट पे स्टे मिल गया, मतलब मामला रुक गया। राजनीति के तमाम पहलू इस समय मुखर हैं, उग्र हैं, और खास तौर से जातीय राजनीति भी है। अशोक यादव ने उसके बाद जातीय मुद्दे को देश के अलग अलग फोरम में कहा। तो आज मैं इतनी भूमिका मैंने इसलिए बताई कि मैं आज सैनिक फार्म हाउस में उनके घर पे आया, मेरा बड़ा मन था उनसे मिलने का। खास तौर से जब जातीय जनगणना का मुद्दा जब से शुरू हुआ, तो मैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में देख रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश, ये तय है कि 2024 में उत्तर प्रदेश ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य तय कर देगा। और उत्तर प्रदेश की लड़ाई मंडल बनाम कमंडल में, तो मैं इन पन्नों को पलट रहा था कि कौन व्यक्ति था जब पिछड़े, अति पिछड़े के कार्ड पे सरकार का मुखर विरोध किया। तो मैं उनके सैनिक फार्म हाउस में आया आज, बड़ा अच्छा लगा। एक बहुत अच्छा कुत्ता है, बड़ी खूंखार नस्ल का, एक गाय पाल रखी है, उनकी पत्नी बहुत अच्छी हैं, और मैंने घर देखा, जो संस्कार होते हैं घरों में वो बहुत अच्छे परिवार के थे। तो मुझे लगा उनसे बातचीत की जाए, और मैं उनकी बातचीत आपको सुनवा रहा हूँ कि आपको कुछ नई चीज़ें समझने को मिलेगी, खास तौर से जातीय जनगणना के मुद्दे पे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आपका घर बहुत अच्छा लगा, और आप तो अच्छे लगे। मैं आपको उस दौर में ले जाना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, यादवों के सबसे लोकप्रिय नेता थे, और आप उनके खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए थे। मुझे जरा पहले उस राजनीति का दौर बताइए। वो तो बात मैं आपको बताता हूँ। मैं भी आपके चैनल का बहुत मुरीद हूँ, 4 PM का। हमारे यहाँ सभी लोग देखते हैं, और मैं कल की घटना भी देख रहा था, जंतर मंतर पर सिवा 4 PM के मैंने कोई चैनल नहीं देखा। तो आपकी बहादुरी को सबसे पहले सलाम। और ये किस्सा बताते हुए कि एक बार अकबर ने महाराणा प्रताप को मैसेज भिजवाया, मान सिंह उनकी बुआ के लड़के थे, कि भाई ये राजपूतों में अकेला महाराणा प्रताप क्यों नहीं मिल जाता। खैर वो आए, हाजिर हुए उनकी, उन्होंने कहा क्यों नहीं मिलते हो। बोले साहब मैं इसलिए नहीं मिलता हूँ कि जब राजपूताने का इतिहास लिखा जाएगा तो मान सिंह का उसमें नाम नहीं लिखा जाएगा। ऐसे ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि इतिहास चाहे एक पन्ने का लिखा जाए, महाराणा प्रताप का इतिहास लिखा जाएगा। तो महाराणा प्रताप छोड़िए, चेतक का भी इतिहास है, और ये YouTube चैनल चल रहे हैं, उसमें आपका इतिहास भी लिखा जाएगा। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आप बहादुरी का एक संदेश दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, आपको बहुत बहुत मुबारक। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, मेरे लहजे में जी हुजूर न था, सिवाय इसके मेरा कोई कसूर न था। मेरा मिजाज ये सियासत में इसलिए ऐसा हुआ
कि मैंने आंख खोली और मुझे पहला चुनाव मेरा मुलायम सिंह से हुआ। सोचिए, याद हो, आप तो सब उस एरिया से वाकिफ हो। इतिहास ये भी है जो बहुत कम लोगों को पता है, मुलायम सिंह जी भी शिकोहाबाद के रहने वाले और मैं भी शिकोहाबाद के। हमारे कॉलेज में वो पढ़ते थे, उसके बाद सैफई में शिफ्ट हुए। ये फिर हम इस पर बाद में आएंगे। 93 में जब मैं उनसे लड़ा तो उनका बीएसपी से समझौता हुआ। हाँ, सपा बसपा का अलायंस था। आप सोचो, उस वक्त में लड़ा और मैं कितने कम वोट से हारा, वो भी एक इतिहास है। और उसके बाद मुझे अटल बिहारी वाजपेयी ने आप बीजेपी से लड़े थे उस दौर? नहीं, मैं लड़ना तो इंडिपेंडेंट चाहता था। लोगों ने कहा कि मार दिया जाओगे, कुछ सिक्योरिटी मिल जाए, किसी पार्टी का टिकट ले लो। तो कांग्रेस, और कोई टिकट था नहीं किसी के पास, कांग्रेस का देते घर घूम रहे, तो बोले आएगा कोई नहीं, मुलायम सिंह से हमारी सबकी दोस्ती है, तो आया कोई नहीं। अच्छा, लड़े मुझे अकेले लड़ना पड़ा। वैसे ही सिंबल ले आए थे तक 4 सुरक्षा गार्ड मिल गए, नहीं तो तो वो कैसे हुआ वो तो खैर सब इतिहास है। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं, ये बदकिस्मती है। और 93 में ही मुलायम सिंह का, मायावती का और काशीराम का पैक्ट हुआ। तो सोचो, मेरा यादव बाहुल इलाका, शेड्यूल कास्ट भी उसमें है, मुसलमान भी है, मुझे 40,000 वोट पहले इलेक्शन में मुलायम सिंह के खिलाफ, कांग्रेस के टिकट पे। और जो उसका कैप्शन था फ्रंट लाइन का कि एक शेर बच्चे की टक्कर में सूबे का शेर पस्त। फिर अटल जी ने मुझे ज्वाइन कराई बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी खुद गए, पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी गई। और शिकोहाबाद में, शिकोहाबाद आपको ज्वाइन कराने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। इतनी बड़ी रैली शायद नॉर्दर्न इंडिया में नहीं। अच्छा, 20 दिन के बाद मुलायम सिंह ने उसी ग्राउंड में रैली करी। सोचो, उन्होंने अपने आप को छोटा बना लिया। मायावती ने करी, कांग्रेस ने करी, शिकोहाबाद मक्का मदीना बन गया। तो मेरा तो ऐसे करेक्टर ऐसे बढ़ता चला गया। 96 में लड़ा, मुलायम सिंह का एक रिश्तेदार लड़ा, वो हार गया, मैं मिनिस्टर बना। आप पहली बार 96 में मंत्री बने। हाँ, और सरकार किसकी थी इस समय? बीजेपी की। सरकार थी मिली जुली, मायावती बीजेपी, अच्छा, कल्याण सिंह बीजेपी, अच्छा, राजनाथ सिंह बीजेपी, अच्छा, उसमें राम प्रकाश भी। हम मिनिस्टर हमेशा रहे, चीफ मिनिस्टर बदलते रहे। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि आपके मुख्यमंत्री बदलते रहे, आप मंत्री लगातार बने रहे। तो लेकिन उसमें मेरे ऊपर कई हमले हुए, मुझे सैफई में भी हमला हुआ। कई हमले हुए? मतलब 10-12 बता, 10-12 बार हमला हुआ। पार्लियामेंट चल रही थी और मैं करहल हवाई पट्टी थी क्या, वहां से मुझे सैफई और करहल में पैसा बांटना था, मुझ पर अटैक करा दिया। पैसा कैसे चीज का बांटना था? ये रिलीफ का पैसा, मैं मिनिस्टर था। अच्छा, मिनिस्टर थे। हाँ, सरकार का पैसा। सरकार का पैसा। आजकल लोग जैसे कहते हैं पैसा बांटना, तो एकदम दिमाग में आता है नेता पैसे बांटना। वहां कोई बांटने नहीं गए, सरकार डरती थी। मैं गया, इनके लोगों ने अटैक कर दिया। इन्हें बुरा लगता है, सैफई में कौन पैसे बांटेगा। अच्छा, यहाँ पार्लियामेंट चल रही थी, तो अटल जी को तो बिल्कुल इतने गुस्सा हो गए, चीफ मिनिस्टर तब हो गए थे कल्याण सिंह। उन्होंने कहा, यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, अभी लड़का मर जाता तब क्या होता, हम कहाँ मुंह दिखाते। उसी वक्त 1 घंटे में मुझे जेड सिक्योरिटी दी गई। अच्छा, और उनसे ये कहा गया कि ये उनके यहाँ, मैं वीवीआईपी में था, कल्याण सिंह खुद ले गए सारी सिक्योरिटी। बोले भाई सेंटर बहुत नाराज है यार, ये सब अच्छा। हाँ। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया, मुझे बुला लेते। बोले नहीं मुझे कहा गया ऐसा, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद, हमले के बाद। हाँ, इटावा आया, मुझे पता चला इटावा में पुलिस लाइन पे हेलीकॉप्टर उतरा मेरा, थोड़ा उसमें चोट लग गई थी। खैर ये सब होता रहा। फिर हम लोग कंटेस्ट में आए, बहुत बड़ी मैंने एग्रीकल्चर फेयर किया इंटरनेशनल, उसमें इजराइल के। और तो क्या हुआ, ये सब लोग मुझ पे निगाह रखने लगे, एवरीबडी। मैंने टूरिज्म के भी, किसान अदालत मैंने इंट्रोड्यूस करी। ये एग्रीकल्चर फेयर मैंने किया जिसमें 6 लाख लोग आए, 4 कंट्रीज के एग्रीकल्चर। कहाँ पे किया था ये आपने? शिकोहाबाद। अच्छा, शिकोहाबाद में किया। शिकोहाबाद में बहुत बड़ी बड़ी इवेंट करी। अच्छा, तो सब लोग बहुत खुश थे। तो ये इनको कल्याण से, राजनाथ सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर बने, तो हुकुम सिंह जी थे, हाँ हाँ, मुजफ्फरनगर, उन्होंने, वो हर चीफ मिनिस्टर के नजदीक हो जाते थे, पता नहीं कैसे होते थे वो, भगवान बेहतर जानता है। उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप ये यादव, जाटव, मुसलमान, इन्हें आप बाहर निकालो। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे बाहर निकालो। बोले रिजर्वेशन का एक नया फार्मूला, ऑर्डिनेंस लागू करो, बना लो अभी, और लागू कर दो, काट दो। राजनाथ सिंह को ये बताया। अच्छा, ये आइडिया हुकुम सिंह का था? हुकुम सिंह का। अच्छा, लोग कहते हैं कि कोई मर जाता है, ये सब बकवास की बात है। प्रिंसिपली कोई बड़ी बात है तो नाम लेना पड़ता, बताना पड़ता। अब 4 चीफ मिनिस्टर, यानी 40 साल का पीरियड उत्तर प्रदेश का ऐसा गुजरा है। मैं एक माजरत चाहता हूं, मैं, आप नाम खुद अपने जान जाओगे। हाँ, 40 साल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में, जहां
एक आधे दर्जन से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उस हमारे आसपास की बात कर रहा हूं मैं, चीफ मिनिस्टर्स के नाम आप तय करना। उसमें 4 चीफ, मतलब 40 साल, एक चीफ मिनिस्टर तो 3 बार रहे, एक चीफ मिनिस्टर 4 बार रहे, एक चीफ, उनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन थी कि वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे। मैं नाम मेरा लेना ठीक नहीं नेताजी, है, राजनाथ सिंह, मायावती, हाँ, नाम आप ले सकते हो, आप बड़े हाँ, जर्नलिस्ट हो, ये मुनासिब नहीं है, एटिकेट वाइज ठीक नहीं है। जब आपको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं था तो आप ये इतने बड़े लीगल झगड़े में क्यों पड़ गए? और करा क्या? कास्ट का सर्वे भी खुद ही करा लिया। अच्छा, हाँ, तो राजनाथ सिंह ने उस समय जाति का सर्वे कराया था। वो जरूरी होता है अच्छा, एक्ट पास करने हाँ, के लिए हाँ, कि हाँ क्या है। तो उन्होंने जब आप खुद ही सर्वे कराओगे तो नेचुरली उसकी वैलिडिटी क्या है? और इतना लीगल पॉइंट छोड़ दिया। अच्छा, फिर ये लोग चिल्लाने लगे, है कोई माई का लाल जो इसको छू के दिखाए। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आया था यहाँ, याद है, वो चीफ मिनिस्टर का आया था अच्छा, कि लागू साहब, होगी, हाँ, कोई अब साहब ये सब जगह उन्हें लगा कि डर गए सब, हाँ, डर गए। मैंने अटल जी को कहा, मैंने कहा साहब ये बहुत बुरा हो रहा है। बोले भाई मुझे पूरी बात नहीं बताई गई थी। मैंने कहा साहब मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, मैं किसी अपने, अगर मैं यादव भी हूँ और इसमें यादव भी अगर कटेंगे, पिछड़े वर्ग सब कट जाएंगे, अहीर, जाट, गुजर, मुसलमान सब। मैंने कहा मुझे किसी को और दिया जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है, सही बात है। लेकिन मेरे में से काट के तो न दो यार, आप में हिम्मत है उनके लिए अलग कर दो। लेकिन वो कुछ था नहीं, वो पिछड़ों में अति पिछड़े कर दिया, वो कुछ नहीं था। भाई बीजेपी ने कभी कोई रिजर्वेशन किया है क्या? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए, इनको कुछ पता नहीं था। वो जल्दी जल्दी बढ़े थे, आपको ध्यान हो, बहुत घोषणाएं कर रहे थे, हाँ, लगातार घोषणा मंत्री नाम हो गया था, घोषणा मुख्यमंत्री। और वो ये कह रहे थे जैसे होता ना, कर ले दुनिया मुट्ठी में। हाँ, वही उन्हें ये लग रहा था सब कुछ कर दो, ये कर दिया। मुलायम सिंह चुप, मायावती चुप, जिनको बोलना चाहिए था ये सब घबरा गए। बोले अब तो कैसे होगा, क्या होगा? एक्ट पास हो गया, 95,000 वैकेंसी निकल गई सब। अच्छा, उसी एक्ट के तहत 95,000 उसी, मतलब हमारा प्रधान बनना था बैकवर्ड का तो 5% बनने थे। हाँ, यादव का ऐसे समझो आप, आरक्षण 27 की जगह 7 रह गया, जाटव का 6 रह गया, पसमंदा मुसलमाना का सबका कट गया। तो हम लोग, मैंने राय मशवरा किया, अटल जी को इन्फॉर्म किया। बोले भाई मेरे से उतना मशवरा नहीं हुआ है और मेरी समझ में नहीं आता ऐसे। मैंने कहा साहब सारी यादव जाति मुझे कोई वोट नहीं दे देगी, न मुसलमान दे देंगे, न मुझे और कुर्मी और वो दे देंगे जाट, लेकिन यादव मुझसे सवाल जरूर करेगा कि तुम वहां थे तो क्यों नहीं बोले, मेरी गर्दन कट जाएगी, मुझे ऐसी मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए। मैं साहब सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट आ गया तो बस जी सरकार सेंटर में भी थी, अटॉर्नी जनरल सोली थे। बोले ये क्या कर रहा है अशोक यार, ये कोई तमाशा हो रहा है, तुम ले आए और ये इस पे कुछ हो जाएगा क्या, 4 साल मुकदमा चलेगा। खैर वो डराते रहे सब लोग मुझे उनकी तरफ। आप ये सोचो जब मेरी तारीख पड़ती थी तो 150-200 लड़के आते थे पूरे इंडिया से, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। हाँ, लालू जी बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा, लालू जी फोन कर रहे, शरद जी फोन कर रहे, यार ये कैसे होगा। कपिल सिब्बल मेरे लॉयर थे, सलमान साहब भी खड़े होते थे, बोले यार इसमें डाउट है क्योंकि वैकेंसी निकल गई थी। हाँ, 95,000। हाँ, वी कैन नॉट गो आउट। पता नहीं क्या हुआ, लगातार हम जाते रहे। बारूचा साहब बहुत जबरदस्त चीफ जस्टिस थे। उन्होंने एक दिन कहा कि ये बताओ कि ये कोई इलेक्शन आसपास है क्या? है साहब, ये उस इलेक्शन को अफेक्ट करने के लिए करा साहब। आप ये बताइए कि क्या आपके पास कोई और वैलिड पॉइंट है? हम तो रोज यहाँ 20-20 वकील रहते थे। हाँ, तो जब वो है ना कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही बात। पूरे हिंदुस्तान में मैं मशहूर हुआ। रिजर्वेशन तो आपको 1 मिनट और कहता हूँ, 1931 में पहली बार AC टर्नर ने किया था पूरी इंडिया का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव 1931 में, बिफोर द इंडिपेंडेंस। और अमेरिका भी रिजर्वेशन देता है कमजोर वर्गों को, वीक्स को, उनके प्रोविजन है पूरा। मेडल कमीशन पास हो ही चुका था साहब, कोई बोले नहीं डर के मारे। पहुंचते पहुंचते तो लास्ट में मैंने उनको कहा, कपिल सिब्बल को, साहब बैकवर्ड कमीशन बनाए, उन्होंने एक चिट्ठी नहीं डाली उन्हें, उनसे कहते सर्वे कराने के लिए, हु आर दे? वो बारूचा साहब को अटक गई बात।
बोले भाई जब बैकवर्ड कमीशन बना हुआ है तो हैव यू रिक्वेस्टेड दोस पीपल? कोई चिट्ठी नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये वैकेंसी आपने कैसे निकाल दी, इलेक्शन कब है आपके यहाँ? वही 4 महीने बाद 5 महीने बाद इलेक्शन। उसने कहा ये सब आपने इलेक्शन की वजह से किया है, कोई और आपकी पिछली भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं, यू आर जस्ट अनाउंसिंग द थिंग्स, योर गवर्नमेंट नोटिस। वाह। भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में और यहाँ हम, ये आप मिनिस्टर थे, हाँ, तो ये मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसे कहीं होगा कि कोई मिनिस्टर अपनी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट में चला गया हो। से इट वाज हिस्टोरिकल इन दैट पॉइंट ऑल्सो कि आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ आ गए। इट वाज हिस्टोरिकल ऑल्सो कि जब बैकवर्ड कमीशन पे कोई अपनी सरकार के खिलाफ जीता हो। इट वाज हिस्टोरिकल ऑल्सो कि कोई ऐसा यादव हो जो नॉर्दर्न इंडिया में कभी मुलायम सिंह के साथ नहीं रहा हो, कभी मायावती के साथ नहीं रहा हो। सो ये बिल्कुल अजीब अजीब सी बातें तो थी। फिर राजनाथ सिंह आपको बुला के कहानी क्यों कर रहे हो ऐसा? राजनाथ सिंह को थोड़ा सा गुरूर हो गया था। अच्छा। उन्हें लगता था कि इसके खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं पाएगा। हाँ। इधर उधर उन्होंने कोशिश करी, लेकिन वो समझ रहे थे कि हमारी उधर भी सरकार है, लखनऊ में भी सरकार है, होगा क्या। अटल जी आपको बहुत पसंद करते थे। अटल जी ने ही तो मुझे बीजेपी में लाए थे, और मैं क्या बताऊं, और उनको हम लोग जब भी याद करते हैं, और वो जानते थे कि मेरे बारे में सारी चीज़ें जानते थे। मेरे ख्याल जो अब भी है, ये चुनाव जो 2024 का है, ये टोटली ओबीसीज पे हो रहा है। हाँ। मंडल 1 और मंडल 2, ये जितना बाकी लोग कमंडल कर रहे हैं तो उसका मुकाबला मंडल ही कर पाएगा। आप देखो ये जो जाति जनगणना हो रही है, ये भी उसी तरफ इशारा। वो तो रोक लगवा दी, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट में भी आ गए। लेकिन जब आप रोक लगाते हो तब लोग और उसकी तरफ से गहराई से देखते हैं, और जितने जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। क्योंकि और जब तक, अब आप ये बताइए, ये जाट क्या है, ये भी बैकवर्ड क्लास है, गुजर क्या है, ये भी बैकवर्ड क्लासेस हैं। ये सब इकट्ठे जब होंगे तो ये फिर ये जो इज्म है, ये जो आइडियोलॉजी है, इसके खिलाफ सिवा मंडल के कोई यशपाल मलिक क्या है, इज बैकवर्ड, जाट बैकवर्ड में है। सतपाल मलिक क्या है, बैकवर्ड है। तो आपको लगता है कि ये जो अमित शाह की रणनीति थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में 2014 में, उन्होंने जातियों में उन्होंने सोचा कि यादव वोट नहीं करेगा, यादवों के अलावा जो गैर यादव पिछड़ी जातियाँ थी उसको बीजेपी के पाले में लाके खड़ा कर लिया, उनको जाति की जगह हिंदू बना दिया। तो आपका कहना ये है कि आपको लग रहा है कि वो पिछड़ी जातियाँ हिंदू से फिर वो जाति में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्या लग रहा है आपको? मैं एक बहुत, आपसे बेहतर कोई समझेगा नहीं। आपने कहाँ से पत्रकारिता शुरू करी, कहाँ से सियासत शुरू करी, आप 1 मिनट में मेरी बात समझ जाइए। जाति जो होती है संजय भाई, वो धर्म से बड़ी होती है। कैसे? जैसे आपके यहाँ एक माफिया लड़ रहा हो आज से 10 साल पहले, तो बुजुर्गों से कहे भाई वो त्रिवेदी पंडित जी को मोड़ा लड़ रहा हो सो, तो वे यूँ कहेंगे कि अरे वो गुंडा है। अरे गुंडा छोड़ो, बिरादरी को तो है। हाँ। तो जब बिरादरी धर्म से बड़ी है तो पिछड़ा वर्ग जब मिलेगा तो कौन लड़ पाएगा? हाँ, लेकिन एक्चुअली मिल कैसे पा रहा है? क्योंकि मोदी जी ने, अमित शाह ने कुछ किया हो नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने जातियों को हिंदू बना दिया। हिंदू का मतलब कहना, हिंदू तो थे ही वो, लेकिन उनको जाति से ऊपर हटा के उनको धर्म पे ले आए। वो जाति, मंडल कमीशन जो है, हाँ, वो नौकरियों की बात कर रहा है, हाँ, वो रोजगार की बात कर रहा है, आरक्षण रोजगार की बात कर रहा है। ये जितने सर्वेक्षण हो रहे हैं वो बेरोजगारी को मिटाने के लिए हो रहे हैं। अब बेरोजगारी इतनी है कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा आदमी। हाँ। तो जातियां गोल, आप मुझे बताओ, और ये जो लोग कहते हैं फेस, कोई फेस नहीं होता है। आप ये बताइए, इमरजेंसी लगी थी तो जयप्रकाश नारायण तो 72 साल के थे, फेस थे क्या? वो कोई अनॉइंस थी। हाँ, नहीं, बात तो ये इसलिए भी ठीक है क्योंकि मंडल कमीशन लागू करने वाला एक ठाकुर था, विश्वनाथ प्रताप सिंह क्षत्रिय थे, ऊंची जाति में आते थे, लेकिन उन्होंने कौन फेस किया? हाँ। फेसेस क्राइसिस तैयार करती है। बिना फेसेस के ये केजरीवाल कौन से फेस थे? अन्ना हजारे ने माहौल बना दिया, आ गए। फेस बाद में आता है, नाराजगी पहले आती है। और आप मुझे बताओ कहाँ फेस, और राज्यों में कहाँ फेस चल पा रहा है? अगर किसी का फेस भी है तो वहाँ कर्नाटक की जीत जो है वो बैकवर्ड कम्युनिटीज का
पोलराइजेशन है। 30 जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इतना जबरदस्त प्रचार किया हो, इतने रोड शो किया, वहाँ 30 सीटों पे बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। तो अच्छा फिर क्या है, आप जैसे मेरी कम्युनिटी अगर ऐसे समझे, मैं और किसी के लिए कह नहीं सकता हूँ, मेरी कम्युनिटी के मिनिस्टर यूपी में भी हैं। हाँ। आपको किसी का नाम सुना है आपने? याद भी नहीं रहते। है ही नहीं वो। हाँ वो ढूंढ के ऐसे लाए जाते हैं हाँ, जो जिनकी पीछे की सीट पे जाके बैठ जाएं, जिनकी पीछे कोई आवाज ना हो। लीड पे। सेंटर में भी आप बिलीव नहीं करोगे, 3-4 यादव मिनिस्टर कैपेसिटी में, मैं उनका भी नहीं नाम लेना चाहता, आप एक का नाम ले जाके किसी को कह दो। जो ताकतवर कम्युनिटीज में जो ताकतवर फेसेस होते हैं, उन्हें बड़ी पार्टियां उनसे थोड़ा परहेज करती हैं। मैं बहुत माजरत अच्छा, के क्यों क्यों करती हैं? तो भाई ऐसा है ना कि वो तो लीडर बना हुआ है ना, उसे आप अपने फायदे के लिए ला रहे हो, और आप उसे बहुत छोटी कुर्सी पे बैठा दोगे तो वो आपसे नमस्ते करेगा ना फिर, कि भाई साहब मैं तो इससे पहले बहुत बड़ी पे बैठा था। बैकवर्ड्स में जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो छोटे लोगों को चुनती, कहती हैं कि हमने बना तो दिया यार, अब जाके पूछो, लेकिन वो ऐसा इफेक्टिव चेहरा नहीं ला पाते हैं। मैं पूरी माफी के साथ कह रहा हूं, हाँ, पूरी माफी के साथ कह रहा हूं। तो आप बीजेपी आपने छोड़ी बीजेपी छूट गई ना साहब, मैंने जब केवल इसी सिद्धांत की वजह हाँ से? सुनिए, कि एक मजबूत चेहरा अरे तो बीजेपी इसीलिए बैकवर्ड कम्युनिटीज, मैं आज कहीं पूरे इंडिया में कहीं खड़े हो जाऊं, सब लोग मुझे जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कहीं खड़े हो जाऊं, मुझे आजमगढ़ के लोग कहते रहे कि आप यहाँ लड़ जाओ, गोपालगंज वगैरह वाले एमएलए कहते रहे इंडिपेंडेंट लड़ जाओ, आप घर चले जाना। लेकिन क्या है ना कि बहुत जो ताकतवर लोग होते हैं, जो बहुत मजबूत लोग होते हैं, उनसे कतराते भी तो है ना लोग। अब आप मुझे बताओ, मुझे अटल जी ले गए और मेरे तो चीफ मिनिस्टरों की दोस्ती मुलायम सिंह से थी, तो मैं कैसे सरवाइव करता? था, मतलब आप कहने राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह, मैं मुलायम क्या सिंह के- नाम लूं, आप तो सब जानते मुलायम हैं। सिंह के दोस्त थे, ये बात तो सही है। तो फिर नेताजी बताइए। इस मामले में बढ़िया थे कि वो विपक्ष से भी अपना तालमेल रखते नहीं, बिगाड़ना नहीं चाहते बड़ी कौम के लीडर से, ये बात है। और मैं दोस्त से भी लड़ूं और दुश्मन से भी लड़ूं, तो मेरी तो लड़ाई बहुत हो गई ना। आपको केवल इन्हीं हमलों की वजह से बहुत साल तक जेट प्लस सिक्योरिटी थी मेरे आपके पास जेट थी 15 साल। 15 साल आप जेट 16 साल 16 साल जेट प्लस सिक्योरिटी में रहते थे हाँ, आप? जेट सिक्योरिटी में था मैं। जेट सिक्योरिटी। हाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियां चलती थी। अच्छा, कारगिल का पैसा मैंने सारा बांटा अटल जी के कहने पे। मैं रात भर हेलीकॉप्टर से उड़ता था। अच्छा, सबसे एक ज्यादा बार हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो गया था ना? हाँ, आपका? मेरा आप हेलीकॉप्टर मिनिस्टर थे आप तब, है ना? हेलीकॉप्टर राम प्रकाश गुप्ता, बड़ा चर्चित हाँ, किस्सा हुआ था वो। मैं बड़ी मुश्किल से बचा। क्या हुआ, क्या था वो घटना? हेलीकॉप्टर मैं आ रहा था मैनपुरी से और वो इंजन फेल हो गया। ओ माय गॉड। इंजन फेल हो गया, फिर जमीन पे गिरे और मैं कूद गया बहुत हाइट से। हेलीकॉप्टर से? हाँ, और वो फिर बहुत मुसीबत में अपोलो में एडमिट रहा। फिर यहाँ तो सभी बड़े बड़े लोग आए। हेलीकॉप्टर बिल्कुल क्रैश हो गया? एकदम जल के राख हो गया। मैं कभी भेजूंगा आपको। माय गॉड। और फिर मुझे, ये किसी को पता नहीं, मुझे बहुत सारा मुआवजा मिला। अरे वाह। उन्होंने बाहर कोर्ट अच्छा, वो हेलीकॉप्टर वाली कंपनी ने की दिया होगा आपको? बेल थी, उसने कहा भाई साहब किसी को बताना मत। अच्छा। मैंने कहा ठीक। अच्छा है, उसको लगाओ कंपनी बदनाम हो जाएगी हमारी हेलीकॉप्टर की। मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा हाँ, ये सच बात है। अच्छा। ये लेकिन मेरी अकेली जान बची। मादरा सिंधिया का सेम एक्सीडेंट हुआ, हाँ, अनफॉर्चुनेटली। जगनमोहन रेड्डी जी के सुरेंद्र बंशीलाल के बेटे और जिंदल साहब, दे हैड सेम, इंजन फेल हो गया, दे डाइड। नॉर्मली बचते नहीं। मैं अगर कूदता नहीं तो मैं भी नहीं बचता। मैं हिम्मत करके कूद गया। एक बार मेरे से भी हुआ था, आंवला लोकसभा में मुलायम सिंह उस समय रक्षा मंत्री थे, मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर में था। तो वहाँ पे यादव कम्युनिटी ज़्यादा थी और जनता दल ने उस समय एक यादव को दे दिया और नेताजी ने ठाकुर सरफराज सिंह को दे दिया था। हाँ, तो बिनावर में वो लोकसभा का चुनाव था, मायावती जी मुख्यमंत्री थी। हेलीकॉप्टर जैसे ही लैंड हो रहा था, अचानक पायलट ने बड़ा हड़बड़ा के ऊपर उठाया, तो लगभग गिरे से हम लोग। तो उसने बताया कि नीचे बहुत हाई टेंशन लाइन जा रही थी और थोड़ा नीचे जाते ब्लास्ट हो जाता, हेलीपैड के ऊपर ही बनी थी। यस यस। तो नेताजी ने वो हेलीकॉप्टर, गुस्से तो आती थे वो नेताजी, उन्होंने खेत में उतरवा दिया हाँ, जबरदस्ती। बचा होगा और वो उसमें। मंच पे जाके मैंने देखा पॉलिटिशियन कैसे होते हैं, और पूरा माहौल था कि नेताजी हार जाएंगे, क्योंकि यादव नाराज थे कि भाई हमारी ना देकर आपने टिकट उसको दे दिया, तो हम जनता दल में चले। नेताजी मंच पे पहुंचे, मेरे सामने की बात है, खेत में हाथ पकड़ पकड़ के हम और उनके सिक्योरिटी अफसर देखा। नेताजी ने मंच पर जाते ही कहा कि भाई एक तुम्हारी मुख्यमंत्री ने तो मुझे मारने का इंतजाम किया था, तुम बिरादरी के लोग तुम क्या चाहते हो। एक दिन में इलेक्शन पलट गया। मैं आपको तो एक हेलीकॉप्टर इंटरेस्टिंग वाले बात मुझे- बताऊं। हाँ, हाँ, मुझे अटल जी ने कहा
कि भाई हमारी यूपी में सरकार है, हिंदुस्तान में सरकार है, कोई मैनपुरी से टिकट नहीं मांग रहा। मैं मिनिस्टर था। अच्छा, मैंने कहा आप हुक्म करो। 1.5 महीना रह गया था चुनाव पार्लियामेंट का। तो प्रमोद महाजन ने कहा लड़ लेगा तो सब इलाका मुलायम सिंह का है, 4-5 लाख अहीर है। मैंने कहा अटल जी की अगर ये ख्वाहिश है तो लड़ लूंगा। बोले कैसे लड़ेगा? मैं गया लड़ने साहब। ऐतिहासिक मेरा नॉमिनेशन हुआ, शायद उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नॉमिनेशन नहीं हुआ। अच्छा, वहां 4-4.5 लाख यादव, 2 लाख ठाकुर। मुलायम सिंह को पर्चा भरना था 2 बजे और मेरा होना था 12 बजे। मेरी भीड़ कुछ बहुत ज्यादा आ गई। ही डिसाइडेड टू लीव द कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैनपुरी। इतिहास है ये। कौन से सन में लड़ा पार्लियामेंट? 98। मुलायम सिंह सीट छोड़ गए और बलराम सिंह को उसी वक्त उनकी वाइफ ने कहा लड़ाया, और तो हम लोग थोड़े ढीले पड़ गए। मैंने कहा जब मुलायम सिंह की बात, आप ये सोचो ये अशोक यादव आपके भाई का ये किरदार रहा है कि मैं गया लड़ने तो मुलायम सिंह जी छोड़ गए थे सीट, और फिर भी हम लोगों को अच्छे लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए। आप समझ रहे हो? इलेक्शन का नतीजा मैं 3000 वोट से आ रहा था। वो बीजेपी के टिकट। हाँ, बीजेपी पे पार्लियामेंट मुलायम सिंह की कौन सी से। हाँ, कभी मिला नहीं, दोबारा नहीं मिला। अशोक जी, मैं आपका फिर उस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि ये इतना आसान है क्या कि जिस समय धर्म का नशा चढ़ाओ, अफीम की तरह धर्म चटा दिया गया हो आदमी को, राम मंदिर बनने जा रहा हो, कल प्रधानमंत्री का जैसे मैंने जिक्र किया जिस तरह वो लेटे हुए थे, एक दंड स्थापित कर दिया गया, हर जगह हिंदू मुसलमान, दिन रात मीडिया का आप हाल देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया, अंबानी के चैनल दिन भर आग लगाते हैं। वो थंबनेल होती हैं, वो टैगलाइंस होती हैं जो बैठे बिठाए आपका खून बढ़ा दें, और पूरा देश विभाजित करने की योजना है। इस उफनते हुए धर्म के ज्वार में जाति का खुमार चढ़ पाएगा लोगों के दिलों में? मैं फिर लौटता हूं अपनी बात। ये सब अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जब चुनाव आता है तो सारी पार्टियां जातियों क्यों ढूंढती हैं? कैंडिडेट जातियां ढूंढती हैं। इसका मतलब धर्म से बड़ी है जाति, और जाति बड़ी है और जाति बड़ी रहेगी। ये तो धर्म जो है वो आता ही शुरू बाद में होता, क्योंकि हर धर्म के अपने कायदे कानून सब अलग हैं। और जब जाति का सवाल आता है तो आदमी जाति के पीछे पहले खड़ा हो जाता है। इसीलिए मंडल वाले लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जातियों का समूह तो है वो। राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा भी कि हम जाति जनगणना का समर्थन करते हैं और आएंगे। अच्छा, ये सरकार और नीतीश से इसीलिए थोड़ी घबराहट है कि जातियों की गिनती हो जाएगी तो फिर मुश्किल तलब हो जाएगा ना। और यूपी बिहार एक जैसे सूबे हैं। हाँ, और यूपी बिहार में ही मुश्किल तलब इलेक्शन है। अच्छा, बीजेपी को क्यों डर है? जाति जनगणना से डर क्यों है बीजेपी को? मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़ाका जातियां हैं, हाँ, चाहे उनका नंबर छोटा हो, हाँ, वो इस वक्त जाति जनगणना के साथ हैं, और नीतीश का असर को आप अभी कम नहीं कर सकते हो। और बहुत साइलेंटली, बहुत इंटेलिजेंटली ही इज मूविंग। और ये माहौल देखिए, एक बात ये है ना, खिलाफत का माहौल खड़ा करना बहुत आसान होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और जो भी बात है, धर्म से लड़ने वाली जाति है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। आप ये बताओ, हर जाति की परंपरा अलग है। हाँ। मेरे यहाँ शादी अलग तरीके से होगी, आपके यहाँ अलग होगी, इनके यहाँ अलग होगी। बिल्कुल ठीक बात। तो फिर मैं ये समझता हूँ। और एक बात, मुझे एक उम्मीद है, शायर की एक बात सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ, कि तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमीन की तरह। उन्हीं के साए में फिर आज 2 धड़कते दिल, खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं। बहुत कशाकश से, बहुत काबिज से, ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए थे। यही फिजा थी, यही रुत, यही ज़माना था। यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी, कि आरजू के कमल खिल के फूल हो जाएं और दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो। क्या बात है! आपको इतनी शेरो शायरी, कविता याद? नेता मैं उर्दू एज लैंग्वेज पढ़ा। अच्छा, और वाह, क्या बात है! आप तो बहुत घूमे भी हैं ना हाँ, दुनिया? बहुत देश घूमा। बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप बहुत आपका शुक्रिया। 4 PM को बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद। आप दिल्ली में बहुत बड़ी कवरेज करने आए, और अब आपसे तो रोज़ सामना होगा। आप जो 24 का इलेक्शन हो रहा है, ईश्वर करे आप हाईलाइट में रहें,
क्योंकि मेन स्ट्रीम तो मीडिया रहा नहीं कुछ भी। लोगों जनता अब में आप भी- लोग इतना आगे, भाई आप लोग इतना आगे आ रहे हैं, जैसे जिन बॉलों पे जो क्रिकेटर जो होते हैं सिक्सर मारते हैं, वो छोड़ आते हैं पीछे भी, दाएं से मारते हैं ज्यादातर, आपके सभी सिक्सर लग रहे हैं। तो ये बहुत थे बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। तो ये थे अशोक यादव जी। मैंने जैसे बताया कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर जब अपनी सरकार में मिनिस्टर रहते हुए विद्रोह करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, स्टे हुआ, और इस समय मैंने इसलिए ये इंटरव्यू किया कि मैं आपको समझा सकूं कि 2024 में कमंडल का मुकाबला सिर्फ मंडल कर रहा है, जिसकी आग बिहार से नीतीश ने सुलगाई है। और आग बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि कर्नाटक में राहुल गांधी ने कहा कि हम जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, हम लगभग करा चुके थे, अब मोदी जी को, प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो आंकड़े सार्वजनिक करें। और बीजेपी डर रही है कि अगर जातियों के आंकड़े सामने आ गए तो शायद कमंडल का भूत कम हो जाएगा। देश में जो हिंदू मुसलमान के नाम पर आग लगी है, तो जातियों को हिंदू बना दिया गया है, वो कहीं फिर जाति में ना वापस हो जाए, यही खेल है। और राजनीति अगले 9-10 महीने पर यहीं पे घूमेगी। और मैं 4PM के माध्यम से देश के अलग अलग कोने में जाके आपको ये आंकड़े बताता रहूंगा। गोदी मीडिया नहीं बताएगा, जो सच 4PM पे आपको मिलेगा। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया।